और यहां पर जो सूरज था उसने तो बाजी मार ली भाई साहब। आज आपके सामने ऐसी रियलिस्टिक एक्सेल शीट लेके आया हूं जिसमें मैंने कंपेयर करा निफ्टी ईटीएफ वर्सेस लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल कैप। पहले सिर्फ मैं लार्ज कैप ही ले रहा था, लेकिन जब मैंने स्मॉल कैप लिया और उसका जब 16 साल का डाटा निकाला जो कि आपके सामने आएगा, तो देख के मेरा हैरान हो गया। मतलब इतना खतरनाक, क्योंकि 16 साल बहुत लंबा समय होता है और 16 साल के दौरान बहुत सारे सिक्वेंशियल रिटर्न ऑफ रिस्क भी हो या करेक्शन भी हो, जैसे मेजर क्रैश हुआ 2011 बियर मार्केट, 16 में स्लो डाउन, 18 में एनबीएफसी क्राइसिस, 2020 में कोविड और 22 में रेट हाइक। इनके दौरान इन फंडों में ईटीएफ, लार्ज कैप और स्मॉल कैप में कितने कितने बढ़े और कितने कितने गिरे। और भाई साहब इन 16 सालों के दौरान कौन सा उस टाइम फंड बेस्ट था, कितना कितना रिटर्न मिलने की संभावना हुई थी और आगे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए भविष्य में क्या रिटर्न मिलेगा वो तो नहीं, लेकिन 16 साल के दौरान अच्छा समय, बुरा समय, बहुत अच्छा समय और बहुत बुरा समय भी आया। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम अच्छे बुरे समय में हमको एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल मिले जिससे हम समझ पाए कि भाई साहब ईटीएफ बेस्ट होता है या फिर म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है। काफी लोग कहते हैं कि भाई साहब ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, काफी लोग कहते हैं नहीं म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। सब लोगों की कहीं ना कहीं एसआईपी चल रही है। देखिए 16 साल बहुत लंबा समय होता है। बहुत मेहनत करके एक्सेल शीट आपके सामने लेके आओ, जो डाटा सामने आएगा ना तो आप भी हैरान हो जाओगे। उसके साथ मैंने एक और एग्जाम्पल लिया। मान लीजिए 2010 में 3 व्यक्ति, राम, श्याम और सुरेश, 5,000 रुपए महीने की एसआईपी करते। राम किस में कर रहा है? निफ्टी 20 ईटीएफ में, ठीक है। श्याम किस में कर रहा है? एक लार्ज कैप फंड में। और सुरेश किस में कर रहा है? कि स्मॉल कैप फंड में। तीनों ने 5,000 रुपए में करी, निफ्टी 20, लार्ज कैप, स्मॉल कैप। 16 साल बाद 2010 से लेकर फरवरी 2026 तक कितना अमाउंट बना और उसके बाद उस 16 सालों के दौरान कितना XIRR रिटर्न मिला तीनों में। जब आप इसका और इसका रिटर्न देखोगे ना भाई साहब तो बहुत हैरान हो जाओगे। ये पूरा डाटा है ना, पूरा ओल्ड एनएवी से कैलकुलेट करा हुआ। ये पूरा डाटा एक्सेल शीट में आपके सामने आ रहा, फिर आप बताना। तो ये आ गई आपके सामने एक्सेल शीट। सबसे पहले मैंने सोचा था सिर्फ लार्ज कैप से ही निफ्टी को कंपेयर करो, फिर मैंने सोचा कि स्मॉल कैप भी पटक देते, क्योंकि 16 साल काफी लंबा डाटा होता। इन 16 साल में काफी उतार और चढ़ाव हुए, तो हमको पता तो चले कि भाई साहब निफ्टी ईटीएफ, उसके साथ में निफ्टी का कोई सा लार्ज कैप फंड और साथ में कोई स्मॉल कैप, तीनों में क्या क्या चेंजेस आए इतने साल के दौरान। तो आपके सामने ये एनएवीज आ रही है। ये एनएवीज मैंने ऑफिशियल वेबसाइट एमफी वहां से लिए, जो हर वीडियो में एक्सेल शीट में मैं लेता हूं, ठीक है। मई 2010 में निफ्टी 20 की एनएवी 52 है, लार्ज कैप की 11 है। और मैं सेबी का डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो में जो भी मैं फंड का नाम ले रहा हूं, ना आपको बेचने की सलाह दे रहा हूं ना लेने की सलाह दे रहा हूं। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, क्योंकि 16 साल के लिए हमको कोई रियलिस्टिक डाटा चाहिए था, एक्चुअल पास्ट एनएवी चाहिए रहती, तभी तो हम सही पैमाने में उसको निकाल पाएंगे। और ये जो फंड है, ये काफी लोगों ने कमेंट करे थे कि इसके बारे में बताओ, तो मैंने दोनों तीनों फंड एक साथ लेके ही बता दी। तो यहां पर 3 फंड है और तीनों एक ही फंड हाउस के, वो है निप्पॉन के। निफ्टी 20 जो ईटीएफ है वो भी निप्पॉन का ही ईटीएफ है। लार्ज कैप फंड हमने यहाँ पर निप्पॉन लार्ज कैप फंड लिया है और स्मॉल कैप फंड भी हमने निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड लिया, क्योंकि एक फंड हाउस से ले तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले देखते हैं हम कि रिस्क एनालाइज के जब मार्केट गिरा तो तब कितना कितना गिरा और मैक्सिमम कितना गिरा। देखो सबसे पहले बात करें सन 2011 की, जनवरी से लेकर दिसंबर 2011 बियर मार्केट आया था। उस दौरान निफ्टी 20 24% गिरा, लार्ज कैप 26 और स्मॉल कैप 25, लगभग तीनों के आसपास ही गिरे। फिर उसका क्रश आया 2000, सबसे बड़े क्रश की बात कर रहा हूं मैं। फिर उसका 2015-16 में स्लो डाउन हुआ था, मार्च 15 से लेके फरवरी 16 तक, जिसमें निफ्टी ईटीएफ गिरा था भाई साहब 20%, लार्ज कैप 21 और स्मॉल कैप, उस टाइम स्मॉल कैप कम गिरा था क्योंकि स्लो डाउन वो लार्ज कैप में ज्यादा वीक वाली आ रही थी, ठीक है। फिर आया था 2018 एनबीएफसी क्राइसिस, जिसमें स्मॉल कैप बहुत तेजी से गया था और निफ्टी 20 और ईटीएफ में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा था, बट हाँ ये भी गिरे थे। और 2022 में जब रेट हाइक हुआ था तब तीनों लगभग बराबर ही हुए थे, कोई 12%, कोई 10%, कुछ 15% गिरे थे, ठीक। ये थे जो इन 16 सालों के दौरान में मेजर क्रश में आए थे। बात करें लंबे समय की ईयर वाइज, तो आपके सामने ईयर वाइज भी आ रहे, ठीक है। 2010, 2011, 12, 13 से लेके 2025 तक, क्योंकि ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक का डाटा है, तो मतलब जनवरी, फरवरी 2026, दिसंबर तक हमने पूरा डाटा लिया है। तो आप देख रहे हैं कि 2010 में जब 2011 में जब यूरो क्राइसिस आया था, उसमें सबसे ज्यादा स्मॉल कैप गिरा था -25%, लार्ज कैप भी गिरा था और ईटीएफ भी 25% गिरा था, मतलब तीनों लगभग बराबर गिरे थे। फिर उसके बाद आया था भाई साहब 2000 चाइना का स्लो डाउन, जिसमें चाइना के स्लो डाउन से उस साल में रिकवर स्मॉल कैप कर गया था, इसलिए यहां पर स्मॉल कैप का 14% रिटर्न है। लार्ज कैप फ्लैट था और निफ्टी 5% के आसपास नेगेटिव था। फिर 2018-19 सभी को मालूम है IL&FS एनबीएफसी क्राइसिस हुआ था, जिसमें यस बैंक का भी हुआ था, DHFL का भी हुआ था। उस टाइम भाई साहब स्मॉल कैप 16% था, गिरा था, और निफ्टी 20 ETF 5% और लार्ज कैप फ्लैट था। लेकिन 2014 जब मोदी गवर्नमेंट आई थी भाई साहब, उस दौरान 2014 में स्मॉल कैप फंड 95%, 96% का रिटर्न उस साल दिया था।
लार्ज कैप ने 54% दिया था और 2014 के बाद 2014 में ETF ने 31% हो गया और 2014 के बाद से ही लोगों के मन में साइकोलॉजी ये हो गई कि स्मॉल कैप फंड बहुत ज्यादा रिटर्न देते, इसलिए फ्लो उसमें सबसे ज्यादा हो गया। लेकिन लोगों को रिस्क नहीं मालूम कि सबसे ज्यादा रिस्क भी इसमें होती है। फिर उसके कुछ सालों बाद सेबी के नॉर्म्स आए, एमफी के नॉर्म्स आए और उन्होंने स्मॉल कैप में लम सम डिपॉजिट बंद करा, किसी स्कीम में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ही बंद करवा दिया। क्योंकि क्या है, लोग का साइकोलॉजी क्या है, जो पास्ट का रिटर्न दिया तो वो सोचते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसा मिलेगा, तो लोग ज्यादा उसमें पैसा लगा रहे थे। और मान लो फ्यूचर में अगर मार्केट गिर जाए तो सबसे ज्यादा रिस्क स्मॉल कैप में होता, तो बेचारे लोगों का बहुत नुकसान हो सकता था। इसलिए सेबी एमफी ने लोगों के हित में स्मॉल कैप में इनफ्लो कम करने के लिए भाई साहब रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे और अभी कुछ कुछ फंड में अब चालू हुए। तो ये आपके सामने जो 25 साल का डाटा आ रहा, इसमें से करीबन 16 में से 4 बार निफ्टी ETF जीता है, 16 में से 1 बार लार्ज कैप जीता है और 16 में से 11 बार स्मॉल कैप जीता है। ये जो डाटा है ये पास्ट के एनएवीसी 2010 से लेकर 2026 के बीच में, ये मैंने नहीं बनाया, ये आपके सामने जो उस टाइम की एनएवी थी उससे पता लगा। अब बात करें कि राम श्याम सुरेश की एसआईपी के, मान लीजिए कि राम श्याम सुरेश ने तीनों ने एसआईपी चालू करी अक्टूबर 2010 में 5,000 रुपए महीने के, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के 15,000 होते। तो 2010 में भाई साहब 15,000 इन्वेस्ट करे तीनों ने और तीनों की जो वैल्यूज है आपके सामने आ रही, कितना गेन हुआ 2011 में 75,000, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते कम जाते हुए ये आपके सामने पूरा 2026 फरवरी 2026 तक टोटल इन्वेस्ट 9,25,000 कर दिया था। ठीक है, अब आपके सामने रिटर्न जो आएगा इन पास्ट एनएवी से आप देख के हैरान हो जाओगे। टोटल इन्वेस्टमेंट 9,25,000 तीनों ने करा। टोटल गेन की बात करें तो निफ्टी ETF ने, राम ने जिसने इसमें ETF में 5,000 की SIP करी थी, उसका XIRR बना है 12.68% पास्ट एनएवी से। ठीक, टोटल वैल्यू बनी है 26,72,000 इन 16 सालों में। ठीक है, वहीं लार्ज कैप की बात करें, श्याम ने वही 9,25 जमा कर दिए। रिटर्न भाई साहब आप देखोगे तो निफ्टी 20 से करीबन 2.5% ज्यादा मिला था, 15.16 और वैल्यू बनी थी 33,35,000, करीबन 24 लाख के आसपास ज्यादा गेन हुआ, करीबन 3.5 गुना ज्यादा मिला ETF से उन सालों के दौरान। और यहां पर जो सूरज था उसने तो बाजी मार ली भाई साहब, 9,25,000 इन्वेस्ट, करीबन 21.92% का रिटर्न उन 16 सालों के मिला और एक्चुअल वैल्यू बनी 52,40,000। लेकिन ये 21% देख के आप हैरान मत हो जाना। ठीक है, स्मॉल कैप में रिस्क भी काफी ज्यादा होती है। देखिए, बात करें तीनों फंड की, XIR और CAGR दोनों में फर्क होता है। जब हम लमसम डिपॉजिट करते हैं तो उसको CAGR में कैलकुलेट करते हैं और XIR क्या होता है, SIP के लिए XIR होता है। मतलब हमने क्या करा, आज इन्वेस्ट करा, अगले महीने करा, उसके अगले महीने करा, तो हर महीने किसी ना किसी ऊपर और नीचे NAV में होता है। तो ऊपर नीचे होने के कारण वो XIRR ही होता है SIP पे, लेकिन XIR देखा गया है कि CAGR से थोड़ा ज्यादा ही होता है। ये आपके सामने आ रहा है, देखिए स्टार्ट NAV जो थी निफ्टी 20 की वो 61 रुपए 61 पैसे थी। ठीक है, 15 साल 4 महीने की, तीनों एक ही फंड है, 1 अक्टूबर से लेके 2010 से लेके 27 फरवरी 2026 तक, जब ये मैंने एक्सेल शीट बनाई, काफी टाइम लगता है इसमें। ठीक है, और इसकी वैल्यू थी 14 रुपए लार्ज कैप और स्मॉल कैप के 10 रुपए, तो कुल मिला के देखे तो शायद स्मॉल कैप जो था इसके 10 के आसपास ही थी। ठीक है, एंड देखी तो 27 फरवरी 2026 जब एनएवी थी निफ्टी 20 की 285 थी। टोटल CAGR की बात करें तो 10.46% CAGR दिया था इन 15.5 सालों में। लार्ज कैप की बात करें तो 12.5 और स्मॉल कैप की बात करें तो 19.80 और उसमें XIR की बात करें तो भाई साहब 12.5, जब इसमें 10.5 करीबन 12.5 के आसपास दिया निफ्टी 20 ने। लार्ज कैप की बात करें तो 15 15.5 के आसपास और स्मॉल कैप की बात करें तो 21.9 तो करीबन 22% CAGR के आसपास दिया इन 15.5 सालों के दौरान। अब आप सोच रहे होंगे क्या ETF खराब है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ETF, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, FD सबकी अपनी अपनी जगह होती है, सबके अपने अपने काम होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या। अगर आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं या फिर प्रोटेक्शन करना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएशन के साथ कुछ प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिए अलग अलग फंड होते हैं। आजकल क्या है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर आ गए हैं यूट्यूब पे, इन पे, तो काफी सारी राय भी बहुत अवेलेबल है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। अगर मैं जेल लगा के, चश्मा पहन के, सोने की अंगूठी वगैरह सब पहन के बोलूं कि भाई साहब मैं सिर्फ ETF में इन्वेस्ट करता हूं, ETF सेफ होता है,
ठीक है, मान लीजिए आपके पास अगर 10 लाख रुपए महीना आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपको पसंद है कि नहीं मुझे शेयर मार्केट में लगाना, तो आप कहां लगाएंगे? क्या स्मॉल कैप में लगाएंगे? स्मॉल कैप तो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो इस कैपिटल मार्केट में भी 2-3 चीजें, ईटीएफ, मिड कैप, स्मॉल कैप। ईटीएफ एक्टिव फंड होता है, मतलब वो निफ्टी या स्मॉल कैप इनका रेप्लिका होता है, मतलब जितना मार्केट रिटर्न देगा भाई साहब उतना आपका फंड दे देगा। उसमें कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं होता, उसमें कोई फंड मैनेजर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन एक एक्टिव फंड मैनेजर होता है, जो फंड मैनेजर होता है, स्किल होता है, प्रोफेशनल होता है, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके वो कोशिश करता है कि कैसे ना कैसे करके मैं ईटीएफ को बीट करके ज्यादा रिटर्न देने की संभावना लूं। देखो सीधी सी बात है, फंड मैनेजर का काम क्या है? मुझे बेंचमार्क को बीट करना। अगर वो बेंचमार्क को बीट नहीं करेगा तो आम लोग क्या सोचेंगे? इस फंड का रिटर्न तो बेंचमार्क से भी कम है, तो क्यों ना मैं बेंचमार्क ले लूं। तो इसलिए फंड मैनेजर, आप अगर किसी म्यूचुअल फंड में, एक्टिव फंड में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या कोई भी एक एक्टिव फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस फंड मैनेजर का प्राइमरी काम होता है कि मैं ईटीएफ या फिर मतलब मैं कहूं कि इंडेक्स को बीट करने की संभावना हो। इसलिए तो एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है और इसलिए तो इन 16 सालों में इतना डिफरेंस आपको मिल रहा है, वरना क्या मतलब उसकी स्किल का। इसलिए भाई साहब जो इन्वेस्टमेंट होता ना, एसआईपी होता, वो यूट्यूब या दूसरी जगह दूसरों को देख के नहीं रखता कि सामने वाला सोने का चश्मा घड़ी पहन के बोल रहा है कि मैं ईटीएफ लेता हूं, ये लेता हूं तो आप भी लो। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। अगर आपको ईटीएफ लेना है, म्यूचुअल फंड लेना है, एफडी लेना है, तो आपकी फाइनेंस क्या है, आपकी कितनी सैलरी, आपका पर्पस क्या है, प्रोटेक्शन प्लस ग्रोथ है या सिर्फ ग्रोथ में। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके पास भी अगर महीने का 2 या 5 लाख रुपए महीना आ रहा है, या मेरे पास भी आ रहा, तो हम क्या करेंगे? हम यही सोचेंगे कि भाई साहब प्रोटेक्शन के साथ ग्रोथ, ठीक, क्योंकि भारत में 2-5 लाख रुपए महीना बहुत अच्छा अमाउंट होता है अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। तो ईटीएफ की बात करें या एक्टिव फंड की बात करें, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में, तो तीनों में से सबसे कम रिस्क तो पूरा ही होता, लेकिन ईटीएफ में कम रिस्क होता है क्योंकि उसमें एक्सपेंस रेशियो कम रहता, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। रिस्क तो मार्केट की रहेगी, जो मार्केट नीचे जाएगा वो भी नीचे जाएगा। लेकिन स्मॉल कैप ले लिया तो बहुत ज्यादा रिस्की होता। तो ये पूरी साइकोलॉजी साहब, दूसरों को देख के अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग मत करो। 16 साल बहुत बड़ा समय होता है। अगर आज आपको वेल्थ क्रिएट करनी है और दूसरों को देख के, दूसरे के चश्मे, मोबाइल और ये देख के, लग्जरी लाइफस्टाइल देख के अगर आप सोचोगे, तो भाई साहब उसकी इनकम अलग है मंथली, उसका माइंडसेट अलग है, वो दुनिया उसके अमाउंट से देखता है। आपका माइंडसेट अलग है, आपकी मंथली इनकम अलग है, आपको फाइनेंशियल हिसाब, फाइनेंशियल प्लानिंग आपको आपकी सैलरी से करनी पड़ेगी, ना कि सामने वाले को देख के। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूं, अगर आपने गलत एडवाइजर से गलत फंड ले लिया या आपने ऐसी जगह से देख के कहीं आपका फंड ले लिया, 16 साल, 15 साल, 20 साल, क्योंकि एसआईपी लोग लंबे समय के लिए रहते हैं और अपनी मेहनत का पैसा लगा रहे, और अगर वो 15-16 साल निकल गए ना साहब और कभी गलत फंड ले लिया ना, तो 15-16 साल बाद आपको अफसोस ही होगा। ध्यान रखना, ये 15-16 साल जीवन में वापस नहीं आएंगे। ये वो एजुकेशन वाले 15-16 साल नहीं है, फर्स्ट सेकंड से लेके आप 10-15-20 साल वाले उम्र वाली नहीं है। ये वो 15 साल है जिसमें आप पैसा कमाते हो, और जब 45-50-55 के होते हैं ना, तब पैसा आना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक सही फंड एडवाइजर, सही लोग से सलाह लेना बहुत जरूरी है, और वो डिपेंड करेगा आपकी फाइनेंशियल स्थिति को देख के, नहीं कि सामने वाला कह रहा है कि भैया मैं ईटीएफ ले रहा हूं, मैं लार्ज कैप ले रहा हूं, मैं स्मॉल कैप ले रहा हूं। नहीं साहब, फाइनेंशियल प्लानिंग आपके फाइनेंस से होती है, ना कि सामने वाले के लुक से होती। तो पहले आप क्लियर करें कि आप चाहते हैं क्या। आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, या फिर प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, या फिर प्रोटेक्शन के साथ थोड़ी थोड़ी ग्रोथ करना चाहते हैं। इन सभी के लिए अलग अलग फंड होते हैं। ईटीएफ अपनी जगह ठीक है, लार्ज कैप अपनी जगह ठीक है, स्मॉल कैप अपनी जगह ठीक है। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास या मेरे पास अगर आज 100 करोड़ होते, तो भाई साहब ना आप और हम कोई रिस्की फंड में लगाते, क्योंकि 100 करोड़ से एक अच्छा जीवन निकल सकता है। हाँ, मुझे अगर शेयर मार्केट में ही पैसा लगाना है, तो मैं शेयर मार्केट में भी देखूंगा कि सबसे कम रिस्क कौन सा है। ईटीएफ, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप सबसे ज्यादा रिस्की, मिड कैप थोड़ा कम, लार्ज कैप कम, और जो ईटीएफ है वो भी रिस्की रहता है बट कम रहता है, क्योंकि वो मार्केट के हिसाब से चलता है। रेप्लिकेट, मार्केट ज्यादा देगा तो वो ज्यादा देगा, कम देगा तो कम देगा। तो ठीक है, एक ग्रोथ और एक प्रोटेक्शन मिलने की संभावना हो सकती है। तो अगर आप ये पूरा डाटा, निफ्टी, ईटीएफ 20, लार्ज कैप, स्मॉल कैप 16 साल का पूरा कट्टा चीटा जो एक्सेल शीट का डाटा अगर आप चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगी, वहां moneyblaster.com में जाएंगे, वहां पर भी आपको साइड में म्यूचुअल फंड आएगा, यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां भी वो फंड जो मैं वीडियो बनाता हूं उसका आर्टिकल भी लिखता हूं, और उस आर्टिकल के नीचे वो सारा डाटा भी डाल देता हूं। और साथ में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें मनी ब्लास्टर का, उसमें भी मैं कम वीडियोस डालता हूं, अपडेट्स कम डालता हूं, लेकिन जो भी डालता हूं एजुकेशनल अवेयरनेस के हिसाब से तगड़ी डालता हूं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि ईटीएफ में कम रिटर्न है, स्मॉल कैप में ज्यादा है, या ऐसा है वैसा नहीं। मेरा ये कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब ये है कि ईटीएफ, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, एफडी सब सही होते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी जगह होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आपका फोकस क्या है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई साहब लाइक जरूर करें, और इस वीडियो से टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या आपको अच्छा बुरा जो कुछ भी लगा नीचे कमेंट जरूर करें, फीडबैक बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं कमेंट जरूर करें। जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।